हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने शुरू की है सीरीज अनसॉल्व पेपर, है ना। 2020 का फर्स्ट अनसॉल्व पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। आज आपके लिए अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 2 347 WB 2020 क्लास 12, ठीक है ना। क्लास 12 रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री का अगला चैप्टर, अगला सेट है रसायन, जिसे आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और आपको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। सेट 2 आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, मेरे टीथ में प्रॉब्लम थी, इस वजह से चेहरे में स्वेलिंग अब भी है थोड़ी बहुत। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कह रहा ठोस ए एक अति कठोर, ठोस ए जो है एक अति कठोर यानी बहुत ही कठोर है, ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। यानी ठोस में भी है तो भी करंट प्रवाहित नहीं होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, और गलित अवस्था में है तो भी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, वह है। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। तो हाँ, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है सहसंयोजी ठोस, ठीक है ना, सहसंयोजी ठोस। ये सारे लक्षण जो आपका लिखे हुए हैं ये सहसंयोजी में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, यानी जिसका हिमांक, हिम माने बर्फ होता है, जमना, है ना, सबसे जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जैसे पानी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ बनाता है। तो निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, पहला दे रहा है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ग्लूकोज और चौथा यूरिया, ठीक है। तो इनमें सबसे कम वाला है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है K2SO4, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवण की विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए हैं, प्रत्येक में कॉपर की पट्टी डुबोई गई, कौन सा विलयन नीला हो जाएगा। प्रत्येक में कॉपर की पट्टी डुबोई गई है, उसके बाद उसमें कह रहा है कौन सा विलयन ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आपका जवाब जो होगा, एक काम, इसमें आपका आंसर होगा AgNO3, ये जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। इसका पोटेशियम सल्फेट आपका फर्स्ट ऑप्शन है और सहसंयोजी वाला आपका फोर्थ ऑप्शन है। ये पहले का घा क्वेश्चन है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक बताना है कि कौन सा होता है। तो आपका इसमें से थर्ड ऑप्शन सही है। अब क्या होता है ना, वेग का मात्रक तो बदलता रहता है लेकिन वेग नियतांक अपरिवर्तित रहता है, तो ये हो जाएगा मोल। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। या अगला दे रहा है, सर्वाधिक क्षारीय एमीन है, सबसे ज्यादा क्षारीय एमीन कौन सा है उसके बारे में देखना है। तो आपका सर्वाधिक क्षारीय एमीन जो होता है वो है C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से। छठवां क्वेश्चन है 4 नंबर का, एस्कॉर्बिक अम्ल है। वैसे तो विटामिन है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन होता है, क्या होता है विटामिन, और विटामिन सारे हटा दिए गए हैं, है ना, आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन लिख लीजिए छोटा सा आंसर है। इसका आंसर है विटामिन सी, विटामिन सी, जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन पे सही, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के का पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है।
देखिए अनसोल्ड लेके बैठना पड़ेगा, है ना। अनसोल्ड आप लेके बैठेंगे तभी आप कवर कर पाएंगे, अन्यथा कवर नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैं प्रश्न लिखूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो सेट नंबर 2 पे का जो है वो कह रहा है कि एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है, इसकी इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई यानी भुजा होती है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एकक सेल की जो भुजा दी गई है, कोर यानी भुजा A बराबर दिया गया है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्या दिया गया है? 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसमें निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं एकक सेल का आयतन। एकक सेल का आयतन, अब आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, A क्यूब हो जाता है ना। तो बराबर अगर हम A की वैल्यू रख दें 2 × 10⁻⁸ का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगी? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, है ना। यानी 8 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी एकक सेल का आयतन आ गया। पूरी सेल का, पूरी कोष्ठिका का जो आयतन है वो ये है। ठीक है ना। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोष्ठिका है, भुजा थी 2 × 10⁻⁸ और इसका पूरे का आयतन निकाले, है ना। क्या निकाले? वॉल्यूम निकाले, तो ये आ गया हमारा 8 × 10⁻24, ये हमारा आयतन हो जाता है। अब हम निकालते हैं 200 ग्राम धातु का आयतन। ठीक है, लिखेंगे क्या? क्योंकि हमें दिया गया है 200 ग्राम धातु, तो 200 ग्राम धातु का आयतन बराबर हो जाएगा धातु का द्रव्यमान बटे धातु का घनत्व। तो यहां लिख सकते हैं धातु का द्रव्यमान बटे धातु का घनत्व। ठीक है ना। तो धातु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना दिया गया है? 200 ग्राम। ठीक है, अपॉन धातु का जो घनत्व है, घनत्व को हम लोग कैसे लिखते हैं? डी, वो दिया गया है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है 2.5, तो 2.5, अब इसको दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, है ना। और 25, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 यानी 80 आ जाएगा। कितना आ गया? 80। ठीक है, 80, ये हमारा क्या आ जाता है? आयतन आ जाता है। किसका? 200 ग्राम धातु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आगे आता है अतः धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं। अतः धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या, इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या जो हमसे पूछा जा रहा था कि इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी, तो ये हमारी हो जाएगी 80 बटे एकक कोष्ठिका का आयतन यानी 8 × 10⁻⁻24। 8 से काटा तो 8 दाम 80 यानी 10 × 10⁻24, या फिर इसको भी दशमलव से 0 हटाओगे तो 1 × 10⁻24, इतनी संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे के का। अब हम लोग इसको साफ करते हैं और चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन है दूसरे का खा। तो दूसरे के खा में कह रहा है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। विलायक का आणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? गन्ने की शक्कर का अणुभार 342 है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं दिया क्या गया है। गन्ने की शक्कर की मात्रा है 1.17 ग्राम और विलायक कितना है, यानी इसको घोला गया है 25 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है,
घुलने पर विलायक का क्वथनांक में वृद्धि यानी कि डेल्टा टी भी बराबर आ गया है 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक मतलब कि के बराबर आपसे पूछा जा रहा है और विलेय का अणुभार यानी गणिक शक्कर का अणुभार 342 दिया गया है। अब हमें लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला होता है m = 100 इंटू के इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। हमें निकालना क्या है, k की वैल्यू निकालना है तो हम k बराबर पक्षांतर करेंगे तो m इंटू डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W अपॉन 100 इंटू स्मॉल w। अब ये सारी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। 342 m का मान हो गया, डेल्टा टीवी का मान है 0.017, ठीक है ना, हाँ 0.017 इंटू कैपिटल W का मान है 25 ग्राम अपॉन 100 इंटू और स्मॉल w का मान है 1.17, ठीक है। ये हमारा दिया गया है ऑप्शन। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि दशमलव के 1, 2, 3 अंक हैं, एक जीरो बढ़ा लें तो दशमलव से दशमलव हमारा हट जाएगा। अगर हम 25 से काटें तो 25 चौको 100 हो जाएगा और ये 4 से नहीं कटेगा, ओके। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा बचता क्या है, 2 से काट देते हैं, चलो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और ये बचा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्का 12, है ना। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। 1 सेकेंड, सॉरी, ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये आएगा, ठीक है। तो अब हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो 171 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 1170, ठीक है। अब हम इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए मैं इसको यहाँ से लगाता हूँ, तो 17 का जब गुणा करेंगे यानी k = चल रहे हैं हम लोग, तो 17 का 171 में गुणा करेंगे तो 2907 आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 2 0 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम 2, 2340 आ जाएगा। 2340 का डिवाइड करेंगे अगर हम तो आ जाएगा 1.26 केल्विन प्रति मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे के खाका, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे के अगले क्वेश्चन नंबर पर। तो हम चलते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर गा है हमारा, कह रहा सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, है ना। तो देखिए इसमें वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है कि W की मान है 10 ग्राम, ठीक है ना, W का मान है 10 ग्राम और धारा I बराबर दिया गया है 1.24 एम्पियर की धारा दी गई है और हमसे कह रहा है प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, यानी T क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतनी वैल्यू दी गई है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है W बराबर EIT अपॉन, ठीक है, 96,500। ये क्या है, ये फैराडे संख्या है। क्या होती है ये फैराडे संख्या होती है। यहाँ पर हम F भी लिख सकते थे, यानी ऐसा भी कर सकते थे अपॉन F। अब चूंकि हमें निकालना क्या है T, तो T बराबर अगर हम पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा W इंटू F अपॉन EI। ये हमारे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, मान रखना है। W का मान कितना है, 10 ग्राम है। F का मान कितना है, 96,500। क्या होता है 96,500? फैराडे संख्या होती है। क्या होती है, फैराडे संख्या होती है।
अब ई माने होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की बात जो कि हमने अभी नहीं निकाला। अब चूंकि बात कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन की, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डाला गया है, जिसमें कह रहा है कि 10 ग्राम हमें केवल सिल्वर प्राप्त करनी है ना, यानी केवल हमें Ag निकालना है, वो भी कितना निकालना है, 10 ग्राम लाना है हमें Ag। तो हमें Ag का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 108। तो E बराबर 108 और Ag अपॉन 1। जब हम तुल्यांकी भार किसी चीज का निकालते हैं तो उसका परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता। अब Ag की संयोजकता 1 होती है, तो ये आ जाएगा आपका 108। तो E की वैल्यू हमने क्या रख दी, 108 गुणे I का मान है 1.24, ठीक है ना, 1.24। अब अगर हम इसको रखेंगे तो देखो क्या होगा, हम गुणा कर रहे हैं 96,500, है ना, ये जीरो और बढ़ जाएगा, अपॉन इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 133.92, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 133.92 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7205.79, ये हमारा आ जाता है मिनट में, ठीक है ना, इतने मिनट का समय लगेगा। लेकिन हमारा जो आंसर दिया गया है वो आवर्स में दिया गया है। किस में दिया गया है, आवर्स में दिया गया है। तो थोड़ा सा हम आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, T = 7205.79 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 गुणे 60 का भाग देना होगा। तो जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.001 आवर्स, जिसे हम 2 आवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि बात का टाइम बहुत छोटा है। तो ये आपके दूसरे के गा का आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका सेकंड का गा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का घा, कह रहा है कि ब्राउनी गति क्या है, ब्राउनी गति। तो ये आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको पूरी मिल जाएगी पृष्ठ रसायन चैप्टर में, 5वें चैप्टर में आपको मिल जाएगी। कारण भी इसके मिल जाएंगे और प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक भी आपको हमारे चैनल के वीडियो चैप्टर नंबर 5 के पार्ट में देख लीजिएगा। ब्राउनी गति, उसके कारण और उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये सब आपको उसी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें चलना है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि एथिलीन, अनसोल्ड लेके बैठना पड़ेगा बेटे। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो देखिएगा क्या करते हैं, हम एक तरफ लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम जल के, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का 20% का मतलब हो गया, ये हमारा विलेय है, 20 ग्राम हो जाएगा। और इसका अणुभार, चूंकि हमें एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र दिया गया है C2H6O2, ठीक है ना, का अणुभार को हम m से लिखते हैं। तो इसका अगर हम अणुभार निकालेंगे तो आएगा 62, कितना आएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होता है आपको मालूम, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 24 6 30, 30 और 32 62 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जल के लिए। तो जल कितना होगा हमारा, तो W = हो जाएगा कैपिटल W, यानी 100 - 20 = 80 ग्राम हो जाएगा। और जल का अणुभार जो होता है वो 18 होता है, ठीक है ना। अब दोनों के हमें मोल निकालने होंगे, क्या निकालने होंगे, मोल। तो इसके लिए आ जाएगा स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी कि 20/62 बराबर डिवाइड करेंगे तो आपका भाग जाएगा 0.32 मोल, 0.32 मोल हो जाएगा, ठीक है। इधर लगाएंगे तो कैपिटल N = कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, यानी 80/m
M18, तो 4.44 मोल आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, कुल मोल करना होगा। क्या करना होगा, कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू ये है, कैपिटल N की वैल्यू ये है, यानी पॉइंट के 32 प्लस 4.44, तो इनका जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा क्या, 4.76 मोल। ये हमारा कुल मोल आ जाता है। अब चूंकि उसने पूछा है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना करना है, तो हमें केवल एक ही का निकालना है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, क्योंकि ये हमारा विलेय है और विलेय के मोल प्रभाज ये होता है, यानी कि पॉइंट के 32 अपॉन 4.76, तो हमारा दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, और हम जब इसका डिवाइड करेंगे तो 0.067 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे ये तो इस तरह से आपका 3 का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का खा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का खा है, क्या है 3 का खा, कह रहा है कोलराउस नियम, कोलराउस नियम। तो कोलराउस नियम हम आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 पे मिलेंगे। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन, विद्युत रसायन टॉपिक में देख सकते हैं, इसके आंसर दिए गए हैं। और इसी में एक कुछ चीज जोड़ी गई है जो कह रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोट की गणना। तो यहां हेडिंग डाल सकते हैं, विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, और कोलराउस नियम की जो डेफिनेशन है वो आपको चैप्टर नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो खा था वो कोलराउस नियम क्या है, जिसको मैंने बताया आपको चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन से मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है कि इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोट की गणना किस प्रकार करते हैं। तो देखिए हमने आपका इसका सलूशन लिखा है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, उसके मोलर चालकता जो है उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो माना कि यदि कैप MC किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता है, किसी भी सांद्रता पर है ना, कोई भी सांद्रता दी गई हो उस पर क्या है, विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता, तथा कैप M अनंत पर उस विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता है। ठीक है ना, ये किसी भी सांद्रता पर है और ये मोलर चालकता अनंत तंत्रता पर है ना। तो वियोजन की कोट क्या होगी, कोट या मात्रा एक ही बात है, अपॉन। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। इस संबंध की सहायता से मोलर चालकताओं के द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि मोलर चालकताओं के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यदि मोलर चालकताओं के स्थान पर तुल्यांकी चालकताएं दी गई हों, यदि मोलर चालकताओं के स्थान पर तुल्यांकी चालकताएं दी गई हों, तो वियोजन की मात्रा देखिए क्या होगा, मोलर चालकता के स्थान पर इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक लग जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, ये होगा किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, ये होगा अनंत तंत्रता पर तुल्यांकी चालकता, जिस प्रकार से ये है आयतन में। तो इस तरह से हम किसी भी यानी कोलराउस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकताओं के द्वारा वियोजन की कोटि ज्ञात की जा सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर।
अगला क्वेश्चन आपका है 3 का गा उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को उदाहरण से समझाइए। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है इस समय, यानी 2021 कोरोना काल की वजह से ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम चलते हैं तीसरे के घा पर, ठीक है ना। घा का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, समझाइए। उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, समझाइए। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या है कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश का विन्यास NH2NP6 होता है, अर्थात बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि स्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है, जो कि स्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है। इसलिए इनके आयनन विभव उच्च होते हैं, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश का जो विन्यास होता है वो होता है NH2NP6, अर्थात बाह्य कोश पूर्ण भरा हुआ है, अर्थात स्थायी विन्यास को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करते। अब आयनन विभव क्या होता है हमारा, किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूर्ण स्थायी विन्यास है और स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके आयनन विभव उच्च हो जाते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है, वो क्या कह रहा है। तो देखिए इसका जो दूसरा टॉपिक है वो कह रहा है नियॉन के उपयोग बताइए, है ना। तो नियॉन का उपयोग मान लीजिए पहला उपयोग हम लिखते हैं, क्या होता है इसका मुख्य उपयोग होता है हवाई पट्टियों या हवाई अड्डों पर संकेतक के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है। यह इसका पहला उपयोग, ठीक है ना। नंबर 2 पर है सजावट व विज्ञापन चिन्हों, सजावट व विज्ञापन चिन्हों के रूप में इसका प्रयोग होता है। और नियॉन बल्ब का प्रयोग, यानी नियॉन गैस से बने हुए बल्ब का प्रयोग, नियॉन बल्ब का प्रयोग वानस्पतिक उद्यानों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रयोग किया जाए। ये थे हमारे नियॉन के उपयोग। तो 1 नंबर ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का घा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 4 के का पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, निकाला जा चुका है, यानी हटाया जा चुका है, तो इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का खा जो है उसमें कह रहा है एथिलेमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एथिलेमीन बनाने की रासायनिक समीकरण।
एथिलेमिन बनाने के रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं, एथिलेमिन बनाते हैं कि C2H5NO2 यानी नाइट्रोएथेन, ठीक है ना, नाइट्रोएथेन का अपचयन करवा देते हैं, नाइट्रोएथेन का अपचयन करवाते हैं एसएन और अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना। नाइट्रोएथेन का हम अपचयन करवाते हैं एसएन और अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें एथिलेमिन प्राप्त हो जाता है, यानी C2H5NH2 प्लस H2O। अब ऑक्सीजन चूंकि हमारी 2 है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 5 और 2 7 और 2 दूनी 4, 7 4 11, यहाँ पर हो जाती है 5 और हमें जरूरत है 6 5 11 की, यानी 6 कर देते हैं तो हमारी ये एथिलेमिन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। एथिलेमिन हमें मिल जाता है, क्लियर हुआ। अब नंबर इसमें कह रहा है कि एथिलेमिन बनाने की समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि एल्कोहल, पहली कंडीशन है एल्कोहल तथा क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय क्षार के साथ क्रिया, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय क्षार के साथ इसकी क्रिया करानी है। तो देखिए हम क्या क्रिया करवाते हैं कि C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, प्लस मान लीजिए कि क्षार की जगह पर हम KOH लेते हैं, वो भी कैसा लेना है, एल्कोहलीय सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3KOH लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा ये 3KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त क्या होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड, C2H5NC ऑक्टेन होता है, ठीक है ना, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। प्लस आप देख रहे हैं ना, इस बॉक्स में हमने क्या निकाला है, 3KCl प्लस, अब हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन हमारा बाहर हो गया, देखो C2H5N और C निकल गया, 3KCl निकल गया, हाइड्रोजन के 2 1 3 और 3 6 और 3 ऑक्सीजन, यानी कि 3H2O ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब क्रिया देता है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय क्षार के साथ, कौन, एथिलेमिन। दूसरा नंबर पर है आपके, नंबर 2 पर कह रहा है HNO2 से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाते हैं। तो क्या देगा हमारा आंसर कि C2H5NH2 C2H5NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल के लिए क्या सूत्र होना, HNO2, क्या होगा, HNO2। तो ये एल्कोहल बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH प्लस N और N मिलकर के नाइट्रोजन के रूप में बाहर हो जाएंगे, यानी कि N2 प्राप्त हो जाएगा प्लस आपका H2O बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का खा, जो कि कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गा पर। तो यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का गा, कह रहा है योगात्मक बहुलकीकरण, चूंकि ये बहुलक चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 15 से ये क्वेश्चन है, और इस समय यानी कि इस साल आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका हट गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का घा, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी हट चुका है, ठीक है ना। पूर्तिरोधी विसंक्रमी, ये चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है, दैनिक जीवन में रसायन से, ये भी आपका हट चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता की परिभाषा दीजिए। 5 के का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा दीजिए। तो अभिक्रिया की और दोनों में अंतर दीजिए। तो इन सब हेडिंग्स का
इन सब टॉपिक्स का आंसर आपको चैप्टर नंबर 4 पर मिलेगा। ठीक है ना, कहाँ पर मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 पर आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इसके 5वें के सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, इसमें सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि इतना होता है। ठीक है ना, तो हम चलते हैं, क्या होगा कि थोड़ा सा इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, इधर उधर लगाना पड़ेगा। x की वैल्यू के लिए 3/4 कह रहा पूर्ण करने में लगा समय, सॉरी, तो हम प्रारंभिक मात्रा इसकी 1 मान लेते हैं। ये हो गई वियोजित मात्रा। a माइनस एक्स जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, ये a माइनस एक्स यानी वियोजन के पश्चात शेष मात्रा हमारी निकल आती है। ठीक है, अब हम प्रथम कोटि के वेग समीकरण से लगाते हैं। तो सूत्र होता है हमारा k बराबर 2.303/t log a/a माइनस एक्स। चूंकि k बराबर एक फॉर्मूला होता है 0.693/t हाफ। ठीक है ना, तो हम k की वैल्यू यहां पर रख देंगे 0.693/t हाफ इक्वल टू 2.303/t log a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a माइनस एक्स का मान 1/4 है, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.693/t हाफ इक्वल टू 2.303/t इंटू log 4। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा 0.693/t हाफ इक्वल टू 2.303/t इंटू log 4 की वैल्यू होती है पॉइंट के 60-20, ये log 4 का मान होता है पॉइंट के 60-20। ठीक है, अब हम इस t को इधर ले जाते हैं और इसको इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा t/t हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू पॉइंट के 60-20/0.693। 3 अंक से 3 अंक के दशमलव हट जाएंगे। ठीक है ना, 3 अंक से 3 अंक के दशमलव हट जाएंगे। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो t/t हाफ इक्वल टू 2.00, ठीक है ना, 5, इतना आंसर, यानी इनका कैलकुलेशन करके गुणा करके 693 का अगर हम भाग देते हैं तो हमारा मान आता है इतना। तो ये बचेगा क्या, t/t हाफ, जिसको हम ओनली 2 मान सकते हैं। t हाफ को उधर पक्षांतर करें तो t इक्वल टू t हाफ इंटू 2, यानी कि 2 गुना होता है। ये आपका प्रूव होता है। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, प्रूव कि अर्धायु का यानी 3/4 पूरे होने में लगा समय अर्धायु का 2 गुना होता है। आया समझ में? तो ये था 5वें का आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है 5 का खा। ठीक है ना, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसको हमें नहीं करना है, तैयार नहीं करना। वैसे नहीं, वैसे आपके है, लेकिन 2021 कोरोना काल में जो हटाया गया सिलेबस उसके अंतर्गत आता है। अब हमें 5वें का गा करना है। ठीक है ना, 5वें के गा में कह रहा है कि उपसय संयोजी यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। तो हेडिंग डाल सकते हैं हम यहाँ पर, वर्नर सिद्धांत। तो इसकी क्या अभिधारणाएं हैं, ये आपको हमारे चैप्टर नंबर 9 हमारे YouTube चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना, उपसय संयोजी यौगिक में आपको इसका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लास्ट वीडियो यानी इस चैप्टर नंबर 9 के 13 नंबर वीडियो नंबर 13 पर वर्नर थ्योरी पड़ी हुई है, पूरा विद एग्जाम्पल, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में जोड़ रहा है निम्नलिखित के IUPAC नाम बनाना है। तो पहला आपका दिया गया है K3CO NO2 का होल 6, इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है ना,
और दूसरा दिया गया है, दूसरा नाम है CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 4 SO4। इनके IUPAC नाम बनाने हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट थर्ड, ये हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रेट कोबाल्टेट थर्ड। और इसका नाम बनेगा, इसका IUPAC नाम होगा, ये होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ये IUPAC नाम हो जाए। इस तरह से आपका 5वें का गा भी कंप्लीट हो जाता है। और 5वें के घा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का घा कह रहा है सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। सेंडमायर विधि द्वारा, तो सेंडमायर विधि में क्या होता है कि अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। बेंजीन लिख सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया हमारी सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं अभिक्रिया में कि देखिए हमारा जो समीकरण होगा वो ये होगा N2 + Cl माइनस, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2Cl2/HCl के साथ करवाते हैं। वो भी कितने टेम्परेचर पर, आपने ऊपर लिखा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन, यानी कि Cl प्लस N2 हमारा बाहर हो जाता है, ये हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये रही क्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में उसने कहा है कि निर्जल लिखिए AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 तथा CHCl3 से होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण देना है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 पर HNO3 से क्रिया, ठीक है ना। HNO3 से क्रिया करवाते हैं, ये पहला नंबर है हमारा। तो देखिए क्या होगा, बेंजीन रिंग Cl प्लस HNO3, ठीक है ना, यानी नाइट्रीकरण इस अभिक्रिया को बोलते हैं। वो भी होगा कहाँ, H2SO4 की प्रेजेंस, ठीक है। तो आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है NO2 प्लस Cl और NO। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ से 2H2O आपका निकल जाएगा, ये हमें प्राप्त होता है, पहली अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। इसी में इसको हम साफ करते हैं और नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है दूसरी अभिक्रिया, कह रहा है नंबर 2 पर CHCl3 से क्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करवानी है। किसके साथ करवानी है?
क्लोरोफॉर्म के साथ में अब क्रिया करवानी है इसकी, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म के साथ में अगर क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन यानी कि C6H5Cl प्लस सोडियम ले लेते हैं और क्लोरोफॉर्म का सूत्र है एक सेकेंड, चलिए आगे देखिए। CH3Cl से क्रिया, और थोड़ा सा मिस्टेक उसमें छपा हुआ है, CH3Cl से क्रिया, और फिर भी मैं देख लूँगा अगर कुछ ऐसा ही है तो उसी से क्रिया करवा के देखेंगे। ClCH3 क्रिया करवाएंगे तो इतना भाग हमारा निकल जाएगा, बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा C6H5CH3 प्लस 2NaC, टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं फ्रेयान का सूत्र और उपयोग लिखिएगा। फ्रेयान का सूत्र और उपयोग, इसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फ्रेयान का सूत्र, तो ये हमारा हो जाएगा Cl2F2 हमारा ये सूत्र हो जाएगा, और इसका उपयोग होता है फ्रिज AC में प्रशीतक के रूप में, फ्रिज AC में प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का घा, और क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का का है, ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन सेट नंबर फर्स्ट 2020 347 WA के क्वेश्चन नंबर 6 के का से ही मैच करता है। ठीक है ना। इसमें जो 2 अभिक्रियाएं दी गई हैं उनके समीकरण मैं आपको दिए दे रहा हूं। पहली अभिक्रिया दी गई है RCOOH से, है ना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल से, तो ROH प्लस RCOOH रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCOOR प्लस RCOOR प्लस आपका H2O अलग हो जाएगा। ठीक है ना। ये काम होता है सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है ना। इसी की दूसरी रिएक्शन दी गई है HX से, अगर हम क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, HX मतलब होता है हैलोजन अम्ल, तो ROH प्लस HX। ठीक है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, उत्प्रेरक के साथ होती है, तो इतना भाग निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RH प्लस H2। वैसे ये सारी रिएक्शंस आपके सेट नंबर फर्स्ट के 2020 के सेट फर्स्ट में आपको करवाई जा चुकी है। रिपीट क्वेश्चन है ये। आगे इसका अथवा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम साफ करते हैं। क्वेश्चन है आपका 6वें का अथवा, कह रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विरचन लिखिए। फिनॉल की निम्न के साथ होने वाली अपक्रियाओं के समीकरण भी साथ में देना है आपको। तो पहले हम बनाते हैं क्या कि लिख सकते हैं C6H5N2 प्लस Cl माइनस, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है ना, फिनॉल प्राप्त होता है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या कि C6H5N2, या रिंग के रूप में इसको दिखा देते हैं। ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। इसका हम जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, यानी C6H5OH, सॉरी रिंग में दिखाना था, OH प्लस N2 प्लस HCl, ये हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। फिर इसने कहा है फिनॉल की निम्न के साथ अभिक्रियाएं दिखानी है। ठीक है ना। तो पहली अभिक्रिया है नंबर 1 पर, कह रहा है KOH से, KOH की उपस्थिति में CHCl3 से क्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म से क्रिया।
तो हम अब इसकी क्रिया करवाते हैं, तो C6H5OH प्लस CHCl3 प्लस 3KOH यानी क्षार की उपस्थिति में अब क्रिया होती है। तो क्या बनता है कि फेनॉक्साइड आयन देता है माध्यमिक यौगिक के रूप में। इसको यहाँ पर दिखाते हैं, ये क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर लिख देते हैं 3KOH के साथ, ठीक है। सॉरी, इस क्रिया को हम रिंग के रूप में दिखाते हैं। तो ये बनेगा फिनॉल OH हो जाएगा, प्लस आपका दिया जाएगा प्लस ना करके सीधे एरो मार्क लगाएंगे, CHCl3 प्लस 3KOH, और ये हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, OH और CH, ठीक है ना। सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। ये हमें ऑब्टेन हो जाता है इसके साथ अगर अपक्रिया करवाते हैं, ठीक है। दूसरी आपकी अपक्रिया दी गई है NaOH से क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। किससे क्रिया करवाते हैं? NaOH से क्रिया करवाते हैं। तो नंबर 2 पर होगा NaOH से क्रिया। अगर हम इसकी NaOH से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है कि ONA, ठीक है ना, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो लिख सकते हैं C6H5OH प्लस NaOH, तो ये बन जाएगा C6H5ONA प्लस H2 सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। और तीसरे नंबर पर जो अपक्रिया दी गई है वो थर्ड नंबर पर क्या दे रहे हैं? सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ अपक्रिया आपको दिखानी है, ठीक है ना। तो ये आपका साफ करना पड़ेगा। और नंबर थर्ड है आपका, थर्ड नंबर पर आपका शुरू हो जाता है, क्या हो जाएगा? सांद्र HNO3 से क्रिया दिखाएंगे। तो सांद्र HNO3 से अगर हम इसकी क्रिया दिखाते हैं, इसकी क्रिया हमें दिखानी है फिनॉल की, तो रिंग हमारी बनेगी और ये हमारी रिंग हो जाएगी OH प्लस, ठीक है ना। सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल दे देता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन पर बनता है OH NO2, ठीक है ना। आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा प्लस OH NO2, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। और इसी में अगर हम इसकी अपक्रिया, चौथे पॉइंट इसी में दे रहा है, H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो आर्थो बेंजीन आर्थोफिनॉल यानी कि OH SO3H प्लस OH SO3H आर्थो और पैरा पोजीशन पर लग जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर अगले का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वें का खा था, क्या होता है जब, इसमें दिया गया है, पहला दिया था बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराते हैं। तो बेंजल्डिहाइड और ये हमारा सेमी कार्बेजाइड है, ये योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा, जल का एक अणु बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका दिया गया था कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से अपक्रिया करता है। तो कीटोन कोई नाम प्रॉपर नहीं दिया गया है, इसलिए हमने एल्किल मूलक ले लिया RCOR। एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया करवाएंगे तो ये यौगिक प्राप्त होता है और जल का अणु बाहर हो जाता है। तीसरा है एसीटोन यानी प्रोपेनोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो प्रोपेनोन को अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है जो कि मध्यवर्ती के रूप में होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त हो जाता है प्लस जल का अणु बाहर हो जाता है। चौथा था कार्बोक्सी RCOOH को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होगा, POCl3 प्लस HCl प्राप्त हो जाएगा। पांचवा था आपका बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम बेंजोएट और प्लस बेंजिल अल्कोहल आपको
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन अगले पर। पहला क्वेश्चन आपका छठवें के खा का अथवा है, कह रहा है एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों को लिखिए। ठीक है ना। तो पहला मान लीजिए हम लिखते हैं एल्कोहल से। पहली विधि है एल्कोहल से अगर हम एल्डिहाइड बनाते हैं तो क्या होगा, किसी भी प्राथमिक एल्कोहल का, ठीक है ना, किसी भी प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करवाते हैं K2Cr2O7/H2SO4 के साथ तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है RCHO प्लस H2। ये हमारी प्राथमिक यानी एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियों में से पहली हो जाती है। ठीक है ना। दूसरी विधि हम लेते हैं नंबर 2 पर आपका आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों से अगर हम किसी एल्डिहाइड को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फार्मेट है ये, यानी फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, और इसका हम शुष्क आसवन करवाते हैं। क्या करवाएंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे तो हमें HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है प्लस CaCO3 अलग हो जाता है, CaCO3। ठीक है ना। ये दूसरी विधि हो गई। और तीसरी विधि में आपसे पूछ रहा है, थर्ड विधि है कि हम करवाते हैं एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से तीसरी विधि है। ठीक है। एसिड क्लोराइड से तो सूत्र हमारा होगा RCOCl। ठीक है ना। ये एसिड क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा और इसका अपचयन हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा देते हैं। ठीक है ना। तो बन जाएगा क्या, RCHO प्लस HCl। ये हो गई हमारी 3 विधियां एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां। अब इसकी 2 अभिक्रियाएं देनी है, एल्डोल संघनन की देनी है और कैनिजारो देनी है, तो वो भी दे रहे हैं। अगर हम इसकी एल्डोल संघनन दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए CH3CHO एसिटल्डिहाइड ले लिया। ठीक है ना। क्या ले लिया, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं प्लस HCH2CHO क्या हुआ भाई, एल्डिहाइड का दूसरा मान है ना। एसिटल्डिहाइड का एक अणु, दूसरा अणु, दोनों अणु ले लेते हैं तो ये संघनित होकर के एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है, एल्डोल, यानी CH3CHOH, ये वाला O और H मिलकर OH, CH2CHO, ये हमें एल्डोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। ये एल्डोल मिल गया। नंबर 2 पर अगली हेडिंग है आपकी, नंबर 2 पर कौन सी अभिक्रिया होती है, नंबर 2 पर है कैनिजारो अभिक्रिया। अगली हेडिंग है आपकी इसकी, कैनिजारो अभिक्रिया देनी है एल्डिहाइड के साथ में। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि मान लीजिए HCHO ले लिया हमने और इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जो अभिक्रिया होती है बनेगा क्या, HCOONA प्लस आपका बन जाएगा CH3OH। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। इस तरह से आपका छठवें के खा का अथवा कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो का है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। और इसका जो 7वें के क्वेश्चन नंबर 7 के का जो अथवा है, ठीक है ना, 7 के का जो अथवा है ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक अम्ल बनाना है ना। ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करना है। तो चैप्टर नंबर 7 के 7 यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ये मिल जाएगा नाइट्रोजन फैमिली में। इसका पूरा आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरी क्रियाविधि विद मैकेनिज्म डायग्राम के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के खा पर। क्वेश्चन नंबर 7 का खा कह रहा है कि ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां लिखिए। तो नंबर 1 पर होगा सुक्रोज के जल अपघटन से। सुक्रोज के जल अपघटन से अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन करवा देते हैं
तो हमें ये विधि ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। सूत्र होगा C12H22O11 प्लस H2O, ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये वाला ग्लूकोज और ये वाला फ्रक्टोज बनता है, ठीक है ना। पहली विधि हो गई। दूसरी विधि में क्या कर सकते हैं, स्टार्च का जल अपघटन करवाते हैं। किसका करवाते हैं, स्टार्च का जल अपघटन करवाते हैं। तो लिख सकते हैं स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च के जल अपघटन से, ठीक है ना। तो स्टार्च का सूत्र हो जाता है क्या, C6H10O5 का होल n, C6H10O5 का होल n प्लस NH2, ठीक है ना। एरो मार्क आपका बन जाएगा C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज तैयार हो जाता है। तो ये बनाने की दो सामान्य विधियां हो गई। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। तो यहाँ पर डाल सकते हैं नंबर 1 हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा CHOH का होल 4 CH2OH प्लस H2NOH। तो देखिए इतना भाग निकल जाता है हमारा और बन जाता है CH डबल बॉन्ड NOH प्लस CHOH का होल 4 CH2OH प्लस H2O। ग्लूकोज ऑक्सिम बनकर तैयार होता है, ठीक है ना। अब इसी के दूसरी अपक्रिया दी गई है, तो इसको हम साफ करते हैं और नंबर 2 पर लिखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया करानी है, ठीक है ना। तो नंबर 2 पर हम लिखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, ठीक है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 5 CH3CO का होल ट्वाइस O। ये रोमार्क बनेगा क्या, CHO CH COO CH3 का होल 4 CH2 COO CH3 का CH3 प्लस 5 CH3 COOH, ठीक है ना। पेंटाग्लूकोज एसीटेट नाम होगा, पेंटाग्लूकोज एसीटेट, ठीक है ना। पेंटाग्लूकोज एसीटेट ये बनकर तैयार हो जाता है। ये दोनों अपक्रियाएं हो गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा था कि इसी क्वेश्चन में जुड़ा था कि इन अपक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है। तो उपरोक्त अपक्रियाओं से स्पष्ट है कि ग्लूकोज में एक CHO यानी एक एल्डिहाइड समूह और 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। इसी क्वेश्चन में पूछ रहा, कह रहा ग्लूकोज के उपयोग लिखिए। तो पहला औषध के रूप में इसका प्रयोग होता है, ऊर्जा प्रदान करने में प्रयोग होता है और इसका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का खा का अथवा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 के खा का अथवा जो है विटामिन्स के बारे में कह रहा है, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यानी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस तरह से आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।